पैरेलल फोर्सेस 1.7 इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी को करनी हो तो वो कर सकता है। और कोई भी क्वेश्चन में अगर क्यूरी आ रही है या फिर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकता है या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी बता सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर। हम इसलिए थोड़ा जल्दी चल रहे हैं क्योंकि एग्जामिनेशन आपके उसमें है ना, फैब में, इसलिए कवर कर सकते हैं जितना ज़्यादा सिलेबस उतना ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो को देख लेना और फिर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। ठीक है, तो देखिए हमारे सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, पैरेलल फोर्सेस। पहले तो यही देख लो कि पैरेलल फोर्सेस होता क्या है। पैरेलल फोर्सेस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, देखो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उस चैप्टर का नाम था फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। अब ये जो चैप्टर है इसका नाम है पैरेलल फोर्सेस। उसमें तो क्या थे, हमारे जितने भी फोर्स थे वो लगभग एक ही पॉइंट से ऐसे इस तरह के फोर्स हमें दिख रहे थे, वो सारे एक ही पॉइंट से एक्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास पैरेलल फोर्सेस है तो ऑब्वियस सी बात है वो एक पॉइंट से तो निकलेंगे नहीं। अगर एक पॉइंट से दो फोर्स निकल गए तो वो इंटरसेक्ट कर गए ना, इसका मतलब वो पैरेलल नहीं है। तो इसलिए हमारे पास नया कंसेप्ट आया, हो सकता है कि हमारे जो फोर्सेस है वो पैरेलल हो। तो अगर वो पैरेलल है या तो इस टाइप से होंगे या फिर इस टाइप से होंगे, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। तो इन तरह के फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, दीज आर पैरेलल फोर्सेस। अब इनका रिजल्टेंट निकालने का बिल्कुल आसान तरीका है। हमारे पास जैसे फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट में काफी सारे रिजल्टेंट निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूले थे। दो के लिए अलग फॉर्मूला था, दो से ज्यादा के लिए अलग फॉर्मूला था, है ना। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास पैरेलल फोर्सेस होंगे और वो भी दो ही होंगे। तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हो सकता है ऐसे हो तो इनको हम ऐसे ज्वाइन करके दिखा देंगे ताकि हम ये दिखा सके कि ये लाइन है और इनके बीच में इतने का डिस्टेंस है। सिर्फ ये लाइन इसको इंडिकेट करती है कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है। सपोज करो ये ओ पॉइंट और ये ओ डैश है, मैं यहाँ पे पी और क्यू लिख लेती हूँ। तो यहाँ से हम क्या दिखा सकते हैं कि पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस है ओ डैश का। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि वो ओ से ही निकल रहा है या फिर ओ डैश से ही निकल रहा है क्यू वाला, ऐसे भी हो सकता है। ये ऐसे मान लो ये इधर है तो हमें तो डिस्टेंस ऐसे देखना होता है ना। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया फोर्स को थोड़ा सा अपवर्ड डाउनवर्ड या फिर राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड सरका सकते हैं आप उनको। तो बिल्कुल अच्छे से स्टैंडर्ड सी पिक्चर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। जितना यहाँ है उतना ही यहाँ लिख लो। तो अब ये यहाँ से हट गया, यहाँ से इसको हटा लो और फिर ये ऐसे दिखेगा हमें। ठीक है, बिल्कुल स्टैंडर्ड नोटेशन है। अभी जैसे मैंने ये दिखाया आपको, अब यहाँ से अगर आप इसकी ऐसे बनाओगे तो ये कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है। हम इसको कैसे दिखाएंगे, जो ये डाउनवर्ड है ना इसको नीचे की साइड ले आओ ताकि हम ये दिखा सके जो ये हम लाइन बना रहे हैं यहीं से दोनों फोर्स निकल रहे हैं। आपको जैसे कि दिख रहा है ये लाइक फोर्सेस हैं, तो ये ओ से निकल रहा है और ये ओ डैश से दिख रहे हैं ना, दोनों अपवर्ड है। हो सकता है दोनों डाउनवर्ड हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे बना लो, ये भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाला ओ से निकल रहा है लेकिन ये वाला हमें पता नहीं कि कहाँ से निकल रहा है, कौन सा इसका इनिशियल पॉइंट है। तो हम इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड में दिखाने के लिए ऐसे दिखा देते हैं, ये हमारा अपवर्ड है और ये हमारा डाउनवर्ड, ऐसे दिखाना आपको। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि नोटेशंस कैसे होती हैं, ये दिखाना है। और सिर्फ ये जो डिस्टेंस है मैंने अभी बताया, ये सिर्फ ये बताता है कि इन फोर्स के बीच में कितने का डिस्टेंस है, इसलिए हम इस लाइन को ज्वाइन करते हैं। अब उसके बाद बात आती है रिजल्टेंट की, कि हम रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आप अपने तरफ से आइडिया लगा लो। मान लो कोई भी दो लोग हैं और वो क्या कर रहे हैं, कहीं पे भी किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं। अब ये जैसे सपोज करो ये बुक है, ये यहाँ पर उसमें है, रेस्ट पोजीशन में है। अब मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रही हूँ और दूसरे वाला भी अगर कोई पैरेलल है और अगर हम सेम डायरेक्शन की बात करें, अगर मैं भी यहाँ पे फोर्स लगा रही हूँ और कोई दूसरे वाला है वो भी यहाँ पे ऐसे ही फोर्स लगा रहा है, तो सीधे हमारा जो रिजल्टेंट क्या आएगा, हम दोनों का जो फोर्स होगा वो क्या करेगा, इस बुक को आगे की तरफ मोशन में ले जाएगा। यही होगा ना, क्योंकि हम भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और जो सेकंड वाला बंदा है वो भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो हमारा जो नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रही हूँ उसी डायरेक्शन में वो भी लगा रहा है और उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट भी मिलेगा। बुक भी तो इसी साइड जाएगी, बुक थोड़ी ना अपोजिट साइड जाएगी। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर हमारे पास जो फोर्स है वो पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है, तो जो उनका रिजल्टेंट है वो भी कहाँ पे मिलेगा, उसी डायरेक्शन में मिलेगा।
अब मान लो मैंने लगाया 5 न्यूटन फोर्स, सेकंड वाला लगा रहा है 10 न्यूटन, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा 15 न्यूटन, क्योंकि हम दोनों ने सेम ही डायरेक्शन में लगाया है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने एक डायरेक्शन में लगाया दूसरे ने अपोजिट में, फिर तो कैंसिल आउट होने का कुछ भी सोचे हम, लेकिन मैं भी उसी डायरेक्शन में लगा रही हूँ, दूसरे वाले भी उसी डायरेक्शन में लगा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ऐड हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर P है, इधर यहाँ पे Q है, तो यहाँ पे लिखना है R इज इक्वल टू P प्लस Q, ऐसे याद रखना आपको। और ये भी ध्यान रखना जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, बिल्कुल बीच में नहीं कह रही मैं, मिड पॉइंट पे नहीं कह रही, सिर्फ इनके मिडिल में लेना है, ठीक है। P और Q के अंदर अंदर वाले पोर्शन में लेना है, इनके बाहर नहीं लेना, ये ध्यान रखना है। अब बात आती है अपोजिट फोर्स की। अब यही आइडिया लगा लो, बुक है, अब मैं इस बुक को इस तरह से फोर्स लगा रही हूँ, ऐसे करके इस डायरेक्शन में। अब कोई सेकंड वाला है बंदा, उसने क्या किया, वहां से फोर्स लगाना स्टार्ट किया। अब वो देखना है कि किसका ज़्यादा फोर्स है। अब मान लो मैं तो लगा रही हूँ 5 न्यूटन, वो वाला लगा रहा है 10 न्यूटन, तो उसके वाला ज़्यादा है। अब मेरे वाला उस वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो नेट रिजल्ट कितना बचा 5 का। मैंने 5 लगाया, उसने 10 लगाया, मेरे वाले 5 न्यूटन के फोर्स ने उसके वाले 5 न्यूटन वाले फोर्स को तो कैंसिल कर दिया, लेकिन जो उसके वाला बाकी का 5 न्यूटन फोर्स बचा हुआ है वो तो वर्क करेगा ना, इसलिए वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट मिल जाएगा। इसका मतलब जो ये बुक है वो इस साइड मूव कर जाएगी हमारी, ठीक है, क्योंकि उस वाला फोर्स ज़्यादा है। अब अगर मेरे वाला फोर्स ज़्यादा होता तो ये बुक इस साइड मूव करती, ये ध्यान रखना है। तो इसी तरह जैसे कि ये है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, P है और ये Q। अब हमें ये देखना है कि किसका फोर्स ग्रेटर है। तो सपोज करो अगर P वाला फोर्स ग्रेटर है देन Q, तो हमारा रिजल्टेंट P की साइड आएगा फिर, और ये लेना है आपको बाहर की साइड, ये आ गया R, ठीक है, इस डायरेक्शन में। और R की वैल्यू अभी बताई, P माइनस Q आएगी, माइनस करके आ जाएगी। हो सकता है Q वाला ज्यादा हो, अगर Q वाला ज्यादा है तो फिर वो इस साइड ऐसे ले लेना, Q माइनस P। एक ये चीज ध्यान देने की थी, ठीक है। तो इस तरह से आप रिजल्टेंट बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि हमें ना प्लस करना है, माइनस करना है, अंदर लेना है या बाहर लेना है, सिर्फ ये चीज़। क्वेश्चन करेंगे भी क्लियर भी हो जाएगा। अब एक चीज़ और है, सिर्फ एक फॉर्मूला और याद कर लो, सारा चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद है लेमी थ्योरम। अब सोचोगे एक लेमी थ्योरम तो अभी की थी फर्स्ट चैप्टर में, ये इसके लिए है पैरेलल फोर्सेस के लिए, लेमीज थ्योरम फॉर पैरेलल फोर्सेस। ये क्या कहती है, ये कहती है कि अगर आपको इनका डिस्टेंस निकालना है तो वो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो देखो कैसे निकालना है। अब हमारे पास 3 फोर्स होंगे, सपोज करो मैं इस सिस्टम की बात कर रही हूं, तो P Q R। अब अगर थोड़ी बहुत लेमी थ्योरम याद हो पिछले वाली, उसमें हम क्या करते थे, जैसे P के पाई में क्या लिखते थे, Q और R के बीच का एंगल और उसका साइन, ऐसे लिखते थे ना, साइन एंगल बिटवीन Q एंड R। Q के बारे में क्या लिखते थे, साइन P और R के बीच का एंगल, ऐसे लिखते थे। अब यहाँ पे एंगल का तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि पैरेलल फोर्सेस है, पैरेलल में तो सारे एंगल्स इक्वल ही होते हैं ना, इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस मैटर करेगा। ये देखना है कि एक फोर्स का दूसरे वाले से डिस्टेंस कितना है। तो देखो ये वाला डिस्टेंस, जैसे कि ये मान लो पॉइंट है A, मान लो इसको। अब हमें ये देखना है कि डिस्टेंस कौन कौन से हैं। P ले रहे हो तो Q और R के बीच का डिस्टेंस देख लो कितना है। तो P लिया हमने, Q और R के बीच में कितने का डिस्टेंस है, AO डैश, तो यहाँ पे लिखना AO डैश। फिर Q के बारे में क्या करेंगे, P और R के बीच का डिस्टेंस देखो OA, और इसी तरह R, P और Q के बीच में डिस्टेंस है OO डैश। दिस इज हमारी लेमी थ्योरम, ये लेमी थ्योरम है। अगर आपको ये लेमी थ्योरम आ गई, इस चैप्टर में और कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ हमें यही चीज यूज करनी है। रिजल्टेंट हमारा इनसाइड है, आउटसाइड है, प्लस आएगा, माइनस आएगा, लेमी थ्योरम का यूज करना है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। पहले फर्स्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज का, काफी इजी है, पहले एक बार आपको फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और करेंगे थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का। देखो फर्स्ट एग्जांपल में क्या कहा है, 2 पैरेलल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। 2 फोर्स गिवन है 12 और 8। अभी उसने ये नहीं कहा कि लाइक है या अनलाइक है। लाइक का मतलब एक ही डायरेक्शन में है, ये ध्यान रखना। लाइक का मतलब सेम डायरेक्शन, और अनलाइक का मतलब
अपोजिट डायरेक्शन। ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे यही यूज करेगा वो। तो एक्ट एट 2 points 45 मीटर अपार्ट। अब देखो दोनों के बीच में डिस्टेंस भी दे दिया, 45 मीटर है अपार्ट ऑन ए रिजिड बॉडी। फाइंड द मैग्नीट्यूड। अब उसने सिर्फ यही कहा है कि क्या निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो, डायरेक्शन निकालो, एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट व्हेन द फोर्सेस आर लाइक एंड अनलाइक। अब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एक दिया है 12 और एक दिया है 8 न्यूटन। अब ऐसे ले लो, सपोज करो एक बार हम लाइक ले रहे हैं, तो ये ऐसे हो गया, एक 12 न्यूटन है और एक 8 न्यूटन है। ऐसे ही हो सकता है आप दोनों डाउनवर्ड्स ले लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी बताया इन दोनों का रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आएगा यहाँ पे। अब आर की वैल्यू ना डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 12 + 8। अभी बताया P + Q करके आएगी। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 + 8 20 न्यूटन। मैग्नीट्यूड निकाल दिया, उसके बाद ये O डैश और ये मान लो A पॉइंट। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता है 45 है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, लेमी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और वहां से हमारी वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे। तो अभी लेमी थ्योरम लगाओ फटाफट से। फोर्स क्या है 12, आर के प्लेस पर मैं 20 लिख दूं, ये है 12 फिर 20 और फिर 8। अब डिस्टेंस देख लो इनके बारे में, डिस्टेंस कौन सा लगाओगे, 12 इसके और इसके बीच में ए ओ डैश, 20 के बारे में 45 और 8 के बारे में ओ ए, ये वैल्यू आएगी। तो वैल्यू यहाँ पे रखो, बिल्कुल आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो कितनी आएगी, 12 × 45 और बाय 20 इज इक्वल टू ए ओ डैश। कैंसिल कर सकते हैं 4 पे, और ये कितना चला जाएगा 9 पे, और 4 3 = 12, 27 इज इक्वल टू ए ओ डैश। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमें पता चल गई 27, और इसको 45 में से 27 को माइनस करोगे सेकंड वाला आ जाएगा। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि आर का डिस्टेंस फ्रॉम 12 न्यूटन कितना है। उसने ये भी तो पूछा है ना कि ये बताओ पोजीशन कहाँ है, तो पोजीशन भी आप बता सकते हैं यहाँ से। और देखो अब अनलाइक वाला आ गया, अनलाइक में कैसे करेंगे, इधर ही देख लो। चलो ऐसे है, ये 12 न्यूटन, ये 8 न्यूटन, ये O और ये O डैश। अभी बताया था जो ज्यादा वाला फोर्स होगा ना उसकी साइड रिजल्टेंट मिलेगा। तो यहाँ पे हमें रिजल्टेंट मिलेगा क्योंकि ये वाला ज्यादा है, 12 वाला ज्यादा है ना 8 से, तो यहाँ पे R है। और R की वैल्यू कितनी होगी ये भी ध्यान देना, 12 - 8 दैट इज 4 न्यूटन। अब यहाँ पे मान लो A पॉइंट है, अब फिर से लेमी थ्योरम लगा लो, 4 12 8, तो यहाँ पे लिखा मैंने सेकंड के लिए है ये 4 12 8। इनके बाई में डिस्टेंस और देख लो कितना कितना है, ये तो 45 फिक्स ही है, निकाल लो 45 ही होगा ना, हाँ 45 ही है। तो 4 के बाई में कितना आएगा O डैश, तो हमारे पास आ जाएगा 45। फिर 12 के बाई में A O डैश, A O डैश, और फिर 8 के बाई में कितना आएगा A O, ये ध्यान रख लेना। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो, बिल्कुल आसान है। तो कितना आएगा, इसको इधर ले जाओ, तो A O डैश इज इक्वल टू 12 × 45 और बाय 4 3 = 12। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल जाएगी A O डैश, ये निकाल देना। क्लियर है। तो इस तरह से आप वैल्यूज निकाल सकते हैं, और मैग्नीट्यूड तो आपका बिल्कुल देखते ही निकल जाएगा। लाइक है तो ऐड कर लो, अनलाइक है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। इससे तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसकी डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पोजीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू गिवन फोर्सेस। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी ट्रिकी भी है। तो देखो कैसे करेंगे। द रिजल्टेंट ऑफ द टू लाइक पैरेलल फोर्सेस, लाइक भी दिए हैं, पैरेलल फोर्सेस दिए हैं, P एंड Q पासेस थ्रू O। तो ले ऐसे ले लिया हमने, दो फोर्स है, ये P है और ये Q है। ठीक है,
और इसने कहा कि जो इनका रिजल्टेंट है ना वो ओ में से पास हो रहा है, तो यहाँ पे ओ ले लो क्योंकि लाइक है तो बीच में ही होगा। अब यहाँ पर आर है, ये आर है। चलो अब आगे, इफ P इज इंक्रीज्ड बाय R, अगर P को R तक बढ़ा दिया, इसका मतलब P की जगह क्या ले लो, P प्लस R। उसने यही कहा है, इंक्रीज करने का मतलब ऐड करना, तो यहाँ पे P के प्लेस पे P प्लस R आ गया। आगे क्या कहा है, एंड Q इज इंक्रीज्ड बाय S, और Q के प्लेस पे Q प्लस S। फिर क्या कहा, तो अभी भी जो रिजल्टेंट है ना वो अभी भी O में से ही पास हो रहा है। ये नहीं कहा कि R की वैल्यू सेम होगी, मैग्नीट्यूड डिफर कर सकता है बट डायरेक्शन यही रहेगी। तो वैसे अगर आप इनका रिजल्टेंट निकाल लोगे तो क्या आएगा, P प्लस R प्लस Q प्लस S, वही आएगा, लेकिन आएगा इसी डायरेक्शन में। सपोज करो R डैश है, उसने यही कहा कि रिजल्टेंट अभी भी O में से ही पास हो रहा है। नेक्स्ट, एंड ऑल्सो व्हेन Q एंड R रिप्लेस P एंड Q, अब उसने कहा कि अगर Q और R किसको रिप्लेस कर दे, P और Q को, तो P के प्लेस पे Q और Q के प्लेस पे R ये आ जाए, तो भी रिजल्टेंट जो नया आएगा वो भी O में से ही पास होगा। दैट इज जो हमारा थर्ड वाला रिजल्टेंट है R डबल डैश, वो भी हमारा O में से पास हो रहा है। अब हमें निकालना क्या है, S इज इक्वल टू Q क्यूब बाय P3, नहीं P2 है, P स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब कि R की S की वैल्यू निकालनी है, दो वैल्यूज निकालनी है, Q माइनस R की पावर 2 और बाय P माइनस 2, ये हमें निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, लेमी थ्योरम लगा लो, लगाना एक बार, क्योंकि रिजल्टेंट का इधर यूज नहीं हो रहा है, ये आप R मत मानना, इसको R1 मान लो, क्योंकि क्वेश्चन में R दे रखा है, कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे। तो हम क्या करेंगे, लेमी थ्योरम है ना सिर्फ P और Q के लिए, इन वालों के लिए निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट का तो कोई यूज ही नहीं है इधर, है ना। तो हम वही करेंगे, पहले लेमी थ्योरम लगाओ P और Q के लिए, लगाना, ये पॉइंट A और इसको मान लिया B। चलो P और Q क्या आएगा, P के बाय में OB और Q के बाय में OA, ये आएगा फर्स्ट। अब लगाओ नेक्स्ट सेकंड वालों के लिए, पेयर है ये, फिर P प्लस R Q प्लस S के लिए, तो क्या आएगी, P प्लस R और Q प्लस S। अब इनके बारे में भी तो यही डिस्टेंस ही आएगा ना, OB और OA। ऐसे ही Q और R के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे Q R, इधर OA और सॉरी OB और इधर OA, यही आएंगे। तो अगर आप यहाँ से इनको कंपेयर भी करो तो देखो यहाँ से P बाई Q, P बाई Q की वैल्यू कितनी आएगी, OB बाई OA, है ना, Q को इधर ले जाओ, OB को इधर ले आओ। इसी तरह P प्लस R और Q बाई S, Q प्लस S की भी वही आएगी, और सेम इसकी भी वही आएगी। तो यहाँ से हमारे पास ये रिजल्टेंट आया, सॉरी ये रिजल्ट आया है, इसकी हेल्प से हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो अब जैसे कि हम मल्टीप्लायर्स वगैरह चूज करते हैं, मल्टीप्लायर चूज करने से क्या होगा, दिस माइनस दिस कर लो, फर्स्ट टू टर्म्स को ले सकते हैं ना, ऐसे लेते हैं, इसके साथ तो 1 ले लिया और इसके साथ -1 ले लिया। तो अगर मल्टीप्लायर चूज करेंगे तो आएगी, इसमें से इसको माइनस कर दो, R बाई S आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ये चीज और पता चल गई, ये भी R बाई S के इक्वल है, तो इसको हटा लो यहाँ से, याद। चलो अब क्या करें, हमें निकालना है S, तो S कहाँ कहाँ से आ सकता है, और इन द फॉर्म ऑफ P Q ही निकालना है। देखो S इसमें ही है, अब इसको अगर इसके साथ लोगे तो R की पावर 2 आएगी। अब इस वाली टर्म को इस वाले के साथ लेंगे, फिर क्या आएगा, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, S की वैल्यू यहां से निकल तो जाएगी, S इज इक्वल टू R Q बाई P, लेकिन आंसर में R नहीं चाहिए, इधर नहीं चाहिए ना, इस वाले में चाहिए हमें, तो यहां से वो निकाल लो, R की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी। अब क्या करें, इस वाले को ले लो इसके साथ,
देखना एक बार, P बाई क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई आर, क्योंकि अगर आपने इन दोनों को ले लिया तो r की पावर 2 आएगी, हमें सिंगल r की वैल्यू चाहिए, तो इसको इसके साथ ही लेने में फायदा है ना, सिंगल r तो वहीं से मिलेगा, और वैसे भी फिर से s इंक्लूड हो जाएगा अगर इन दोनों को ले लिया, s की तो वैल्यू हमें निकालनी है और कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू स्क्वेयर बाई पी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो जो r की वैल्यू अभी निकाली है, तो क्यू की पावर 3 हो जाएगा और p की पावर 2, तो वन पार्ट तो हो गया कंप्लीट अपना, यहाँ तक तो हो गया। अब देखो और क्या चाहिए, अब ये वाला और निकालना है, क्यू माइनस आर चाहिए हमें p माइनस क्यू, तो वो देखना कहाँ कहाँ से हम निकाल सकते हैं, एक तो p माइनस क्यू चाहिए ना, तो दिस माइनस दिस कर लो, क्योंकि ऊपर वाले माइनस हो जाते हैं, p माइनस क्यू, नीचे भी क्यू माइनस आर आ जाएगा, तो एक बार फर्स्ट और इसको माइनस करो, आएगा अपने पास p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, ठीक है। उसके बाद और देखो, अब क्यू माइनस आर तो वैसे 2 बार चाहिए क्योंकि स्क्वायर है उसका, तो क्यू माइनस आर एक यहाँ से भी आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस कर लो, एक तो यहाँ से आया क्यू माइनस आर, लास्ट वाली 2 टर्म्स लोगे तो क्यू माइनस आर मिल जाएगा, और हमें आंसर में एस आर भी चाहिए एस भी चाहिए, तो यहाँ से आर माइनस एस आ जाएगा, तो ये और निकाल लो, इज इक्वल टू क्यू माइनस आर बाय आर माइनस एस, ये सारे ना इज इक्वल टू में ही चलते हैं, मल्टीप्लायर्स चूज करो फिर प्लस करो चाहे माइनस करो, ये वाली टर्म ये वाली टर्म ये वाली टर्म ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये सारी इक्वल ही है, तो हमें जो से की जरूरत होती है ना हम वो ले लेते हैं फिर। तो यहाँ से देखो, यहाँ से बस अब आपको s की वैल्यू निकालनी है, तो ये इजिली निकल सकती है, r माइनस एस विल बी इक्वल टू क्यू माइनस आर की पावर 2 और बाय p माइनस क्यू, तो आ गया ना आंसर, देखना, हाँ s इज इक्वल टू r माइनस क्यू माइनस आर की पावर 2 बाय p माइनस क्यू, इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो हमने कोई नया फॉर्मूला नहीं लगाया, सिर्फ आपको लेमी थ्योरम का यूज करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं और भी अच्छी तरीके से हो जाएगा, फिर अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट है ये, ठीक है। तो देखो करते हैं एक क्वेश्चन और, एक है ना एक्सरसाइज में 18 और 19 जो क्वेश्चन है, आप एक बार एग्जाम्पल भी रीड कर लेना, ये क्वेश्चंस भी काफी टाइम्स आते हैं, ऐसे जैसे सेंट्रोइड दे दिया, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, ये सब कुछ काफी इंपॉर्टेंट है। तो 18 क्वेश्चन देखो एक बार क्या है, ABC इज अ ट्रायंगल एंड O इज अ पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द ट्रायंगल, तो O कोई पॉइंट दे रखा है, अब वो उस पर कंडीशन लगा देता है, O हमारा सरकम सेंटर है, इन सेंटर है, सेंट्रोइड है, क्या है, ए फोर्स आर एक्ट अलोंग AO, तो पहले एक ट्रायंगल बनाओ, ये हमने ट्रायंगल लिया, दिस इज ABC, और बीच में एक पॉइंट दिया है O, अब इसने कहा कि जो रिजल्टेंट है ना वो इस में डायरेक्शन में ही है, ये ऐसे ऐसे ही कहा है, ये O है, तो ये इसने कहा रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है, A से O की साइड, और क्या कहा है, 2 पैरेलल फोर्सेस टू इट रिजोल्व R, मतलब कि R को रिजोल्व करना है 2 पैरेलल फोर्सेस टू इट, और कहाँ कहाँ से पास करवाने हैं, B एंड C रिस्पेक्टिवली, तो एक फोर्स ये और एक फोर्स ये रिजोल्व करवाना है, यही कहा ना कि रिजल्टेंट ये आना चाहिए, तो ये और ये फोर्स निकालने हैं अपने को। वेयर O इज सेंट्रोइड, अगर O सेंट्रोइड है तो अगर आपको प्रॉपर्टी पता हो, ये हमारे मिड पॉइंट्स हो जाते, ऐसे ये वाला जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट हो जाएगा, तो ये वाली डिस्टेंस इक्वल आ जाएगी ना। तो अगर इस पॉइंट को हम नाम दें, सपोज करो कुछ भी मान लो D, ये फोर्स P और ये Q, ऐसे मान लेना। अब आपको निकालना है P फोर्स क्या आएगा, Q फोर्स क्या आएगा, ये निकालना है। तो देखो लेमी थ्योरम लगाओ डायरेक्टली, बस आपको ना ये डिस्टेंस निकालने पे फोकस करना है, सेंट्रोइड में तो डायरेक्टली निकल जाता है, बाकियों में निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लेमी थ्योरम से, P बाय BC इज इक्वल टू R बाय BC और Q बाय BD, तो ये वैल्यूज पुट करो, क्योंकि हमें पता है जो BD है DC है वो इक्वल है, और इनको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ समथिंग, तो यहाँ से P बाय DC लिखा मैंने और R बाय 2 ऑफ DC लिख दिया, Q बाय DC, क्योंकि ये सारी वैल्यूज इक्वल है, ये वाला डबल हो जाएगा उसका, तो यहाँ से आप इनको कैंसिल कर सकते हैं ना, DC कैंसिल हो जाएगा, P इज इक्वल टू R बाय 2 इज इक्वल टू Q,
तो यहाँ से P की भी वैल्यू और Q की भी वैल्यू कितनी आ गई, R/2। इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ये आपको ध्यान देने हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्थो सेंटर का। ऑर्थो सेंटर में क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये वाला परपेंडिकुलर होता है। अब ये परपेंडिकुलर है, इसकी हेल्प से ये आपका काम है कि आप ये डिस्टेंस पहले फाइंड आउट करो और फिर लेमी थ्योरम लगा दो। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।